हेलो वासना डीमर्स, हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अभी इस वक्त हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में भी गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश के शासक मीन मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में हमने आखिरी वीडियो में पढ़ा था। अभी इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में, जो 1242 से 1246 ईस्वी के बीच में शासन करता है। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र व इल्तुतमिश का पौत्र था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये वही शासक है जो रजिया सुल्तान के पहले गद्दी पर बैठे थे। तो इस प्रकार से ये इल्तुतमिश के ही वंशज हैं, इल्तुतमिश के ही डायनेस्टी के लोग हैं जो एक के बाद एक गद्दी पर बैठ रहे हैं। किंतु इसके पीछे है कौन? तुर्की सरदार हैं जो एक के बाद एक को गद्दी पर उतारते हैं और दूसरे को बैठा देते हैं। इस प्रकार से होता क्या है कि उस वक्त जो तुर्की सरदार रहते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं वो, और अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर के 1246 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहता है। और तुर्की सरदारों ने सब कुछ, सारी शर्तें बिल्कुल वैसी ही रखी जिस वक्त मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में थी। इन अलाउद्दीन मसूद शाह से भी यही बात बोला गया कि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करोगे, आप नायब ए मुमलिकात को अपनी सारी शक्तियां दे दोगे। और इस बार अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में मलिक कुतुबुद्दीन हसन को इस नायब ए मुमलिकात के पद पर नियुक्त किया जाता है। ये था कौन? ये गोर से भागकर आया हुआ एक शरणार्थी था, किंतु यह तुर्क सरदारों के दल का तो नहीं था। इसकी वजह से एक नायब ए मुमलिकात का जो महत्व एतगिन के समय में हुआ करता था वह इस वक्त नहीं रह गया था। कुछ और पदों पर, जैसे कुछ जो अन्य पद भी थे, तो उसमें भी परिवर्तन होता है। काजी इमामुद्दीन बराकुस को अमीर ए हाजिब का पद दे दिया जाता है। इमामुद्दीन बराकुस को अमीर ए हाजिब का पद दे दिया जाता है। किसलू खां जो दिल्ली के किले पर सबसे पहले अंदर प्रवेश किया था, उसको नागौर, मंदौर, राजपूताना में इन सभी का एक विस्तृत क्षेत्र का पूरा एक ऑफिसर बना दिया जाता है, उसके अधिकार क्षेत्र में दे दिया जाता है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से सुल्तान कोई और है, लेकिन ये छोटे छोटे अधिकार किसके किसके हाथ में दे दिए जा रहे हैं। इमामुद्दीन मोहम्मद को मुख्य काजी बना दिया जाता है। काजी होता कौन था? एक न्याय का अधिकारी हुआ करता था। तो इमामुद्दीन मोहम्मद को मुख्य काजी बना दिया गया, जो कि इससे पहले कौन था? मिनाजुद्दीन सिराज ने इस पद पर बैठे, इस पद की शोभा बढ़ाया करते थे। लेकिन मिनाजुल सिराज क्या करते हैं? ये सब देख करके अपना पद छोड़ देते हैं। तो किसको गद्दी पर बैठाया जाए? इमामुद्दीन मोहम्मद को मुख्य काजी बना दिया जाता है। ये सारी अधिकारी तो एक तरफ, लेकिन जो वजीर था मुइजुद्दीन बहराम शाह का, मुहाजिबुद्दीन, ये सबसे ज़्यादा ये इन सभी को नियंत्रित यही करता था, अकेले करता था। और पूरी सत्ता अपने 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 हाथ में रखता था। वजीर का पद नहीं बदला, वजीर ये खुद ही बना रहा और सारी शक्तियां अपने हाथ में रखा था। लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक भी था कि यह एक ताजिक था। ताजिक का अर्थ होता है कि गैर तुर्की, ये गैर तुर्की था। जब तुर्की चाहते थे कि इस पूरी सल्तनत में केवल तुर्कों का राज हो, तो एक गैर तुर्की वजीर बन के बैठा हो और सत्ता का हस्तांतरण कर रहा हो, तो इसमें थोड़ा सा अतिशयोक्ति नजर आती है। तो मुहाजिबुद्दीन ने किया क्या? अपनी शक्ति में वृद्धि करना चाहा। उसने सोचा कि एक काम करते हैं, इन तुर्की सरदारों में से कुछ को हटा देते हैं जो हमारे फेवर में ना हो। तो ये कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। और तुर्की सरदारों ने षड्यंत्र के द्वारा मुहाजिबुद्दीन, जो अभी तक षड्यंत्र करके दूसरों को मारा करता था, उसको भी ये तुर्की सरदार हटा देते हैं। तो इन बातों से क्या समझ में आता है? इन बातों से केवल एक ही बात स्पष्ट होता है कि तुर्की सरदार जो चाहते थे वही करते थे। और इनका गठन किसने किया था? इनका गठन इल्तुतमिश ने किया था। अब मुहाजिबुद्दीन को जब मार दिया जाता है, तो नजमुद्दीन अबू बकर को वजीर बनाया जाता है। बलबन, जो कि उस वक्त बहराम शाह के पदच्युत होने के पश्चात हांसी का इक्ता उसे दे दिया गया था। हांसी का एक इक्ता उसे दे दिया जाता है। और वह इल्तुतमिश के जो 40 सरदार हुआ करते थे, उस वक्त बलबन बहुत निचले क्रम में रहा करता था। उसका कोई बहुत वैल्यू नहीं था, उसका बहुत पद नहीं था। लेकिन जैसे महाजुबुद्दीन की हत्या होती है, तो उसको हांसी से उठा करके अमीर ए हाजिब का पद दे दिया जाता है। इस वक्त क्या हो जाता है? बलबन क्या बन जाता है? बलबन अमीर ए हाजिब के पद पर बैठ जाता है। और अमीर ए हाजिब बहुत महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। और जैसे ही वो इस पद पर बैठता है, तो अलाउद्दीन मसूद शाह को वह सलाह देना शुरू करता है, अपने ही लोगों को आगे पीछे बैठाता है।
क्योंकि अमीर ए हाजिब सब सुल्तान के सबसे करीब हुआ करता था, मीन वजीर के पश्चात। तो इस पद पर वह कराकुस के स्थान पर उस एक व्यक्ति था, कराकुस मलिक कराकुस एक व्यक्ति था, उसके स्थान पर अमीर ए हाजिब का पद बलबन को मिला था। तो बलबन इस पद पर जब बैठता है तो वह सारा समीकरण देखता है कि किस प्रकार से एक को गद्दी पर बैठाया जा रहा है और उतारा जा रहा है। तो वो इन षड्यंत्रों को रोकना चाहता था कि अगर सत्ता में अस्थायी तो तभी आएगा जब ये षड्यंत्र रुकेंगे। तो बलबन अलाउद्दीन मसूद शाह को सलाह क्या देते हैं कि एक काम करिए, इन तुर्की सरदारों को राजपूतों और मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आप भेज दीजिए, क्योंकि ये सरदार तुर्की सरदार खाली हैं, इल्तुतमिश के समय में खाली नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए ये षड्यंत्र नहीं रचा करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी ये खाली बैठे हुए हैं, कोई लड़ाई वड़ाई करनी नहीं है, और यदि कोई जगह कोई क्षेत्र इनके अधिकार से छिन जाता है तो ये लड़ने के लिए जाते नहीं हैं। पहला काम आप ये करो कि इनको भेज दो कि ये राजपूतों के खिलाफ युद्ध करें और मंगोलों के खिलाफ युद्ध करें, ठीक। तो जिससे होगा क्या कि ये षड्यंत्र की चीज़ें ये यहाँ से हट जाएंगी। तो अलाउद्दीन मसूद शाह बिल्कुल वैसा करता है जैसा बलबन ने आदेश दिया। तो इस प्रकार से तो सारा कुछ शांति शासनकाल में, मतलब औरों की दृष्टि में जो और शासनकाल मुजिद बहराम शाह ने जिस प्रकार से शासन किया और रजा सुल्तान ने जिस प्रकार से शासन किया, तो उनके शासनकाल की तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ पर ये पूरा शासनकाल शांतिपूर्ण रहता है। लेकिन इसी के शासनकाल में कुछ घटनाएं, जो अप्रिय घटनाएं भी होती हैं कि अलाउद्दीन मसूद शाह एक पपेट बन जाता है किसका, बलबन का। ऐसी बातें रूमर ऐसे पूरे सल्तनत में फैल जाती हैं। तो बंगाल के एक सूबेदार हुआ करते थे तुगन खां, ये कहते हैं कि भाई जब बलबन जब सुल्तान नहीं रहा और अमीर ए हाजिब जब सुल्तान को पूरा सलाह दे रहा है और सारी सत्ता तो एक अमीर ए हाजिब चला रहा है, तो मैं दिल्ली की अधीनता मानने से मैं इनकार कर देता हूँ। तो इसी प्रकार से मुल्तान व उच्च के लोग भी, उच्च भी उस वक्त एक प्रांत हुआ करता था, उसने भी बोला कि भाई अब हम भी अब इससे अपना नाता तोड़ते हैं, अब हम नहीं मानते कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह है। तो इस प्रकार से जब पता चलता है बलबन को कि इस प्रकार की बातें मार्केट में फैल रही हैं, तो वह चाहता था कि नाम बदल दिया जाए, क्योंकि अलाउद्दीन मसूद शाह का नाम खराब हो चुका है, बदनाम हो चुका है। तो अब यह ज़्यादा दिन तक इनकी वैल्यू चलने वाले से है नहीं। तो बलबन करते क्या हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं, और षड्यंत्र में करते क्या हैं कि नासिरुद्दीन व उसकी माता, अब ये नासिरुद्दीन कौन है, उसकी माता कौन है। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि यदि नासिरुद्दीन इल्तुतमिश का पौत्र है, नासिरुद्दीन इल्तुतमिश का पौत्र है, तो इल्तुतमिश की बहू ही न हुई नासिरुद्दीन की माता। तो उसके साथ बलबन मिल जाता है, और बलबन ने एक पूरा सशर्त मीन एक षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या करवा देता है, और उसे मीन 10 जून 1246 ईस्वी को 4 वर्ष 1 माह के शासन के बाद मसूद शाह को बलबन ने अपनी नीति से, अपनी कूटनीति से उसे गद्दी से उतार दिया और नासिरुद्दीन महमूद को शासक बना देता है। मीन 4 वर्ष 1 माह तक ये इनका शासनकाल चलता है अलाउद्दीन मसूद शाह को, और इस प्रकार से एक और व्यक्ति केवल मुजिद्दीन बहराम शाह 2 वर्षों के लिए और अलाउद्दीन मसूद शाह 4 वर्ष 1 माह के लिए शासक बने बैठे रहते हैं। अब इसके बाद जो आएंगे नासिरुद्दीन महमूद, अब उस पर बलबन का अधिकार ज़्यादा रहेगा, बलबन का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। उस शासक के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बस आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।